नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री विद्युत रसायन चल रहा था। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जाना था। उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक पर पहुंचेंगे सेल। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी, बीच का याद रखना, बीच में क्या रहता है? हाइड्रोजन। इसका मान कितना रहता है? 0 जी। मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज करने पर जो सीरीज मिलती है वही क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, ये तो पता है। मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में दर्शाए थे, फिर जो सीरीज मिला था वही क्या कहलाता था? विद्युत रासायनिक श्रेणी। हाइड्रोजन बस याद रखो। देखो, हाइड्रोजन से ऊपर क्या होगा? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितना भी तत्व रहेगा सब में क्या होगा? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन से नीचे वाला जितना भी तत्व आएगा उसमें अपचयन, और नीचे में क्या होगा? अपचयन। ठीक, ऊपर वाला कैसे लिखते हैं? अपचायक, और नीचे वाला ऑक्सीकरण। ऑक्सी, अरे यार, कारक कारक कारक। ठीक, ऊपर क्या रहता है? एनोड की कैथोड, और नीचे क्या रहेगा? एनोड और समझ में आया? अच्छा, यहां पर सबसे एक चीज बताना रहता है, अपचायक और ऑक्सीकरण। अपचायक सबसे ज्यादा अपचायक कौन प्रदर्शित करेगा? ये क्या है? प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक तो दुर्बल ऑक्सीकरण। दुर्बल ऑक्सीकरण होगा। अच्छा, सबसे लास्ट में फ्लोरीन रहता है, वो क्या है? प्रबल ऑक्सीकरण तो दुर्बल अपचायक। समझ में आया? दुर्बल अपचायक, इतना बताया था। और क्या था? ऑक्सीकरण अपचयन हो गया। 3 अनुप्रयोग आएगा, 3 याद कर लेना। अच्छा, ये तो खैर विशेषता है। अनुप्रयोग में ईएमएफ ज्ञात करना पड़ेगा ना, और एक बताया था अनुप्रयोग में, और परिवर्तन करना, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एनोड कैसे होगा? जिसका अपचयन विभव क्या रहे? कम। जिनका अपचयन विभव क्या होता है? कम, वो होता है एनोड। जिनका अपचयन विभव क्या रहे? ज्यादा, वो क्या रहता है? कैथोड। नीचे का अपचयन विभव ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है अपचयन विभव, तो नीचे ज्यादा है ना, इसलिए क्या रहता है? कैथोड रहता है। समझ में आया? एक चीज और बताया था, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील होगा और नीचे वाला कम क्रियाशील। समझ में आया? ऊपर में जिंक रहता है, याद है, -0.76, नीचे में कॉपर रहता है +0.34। इसीलिए जिंक विस्थापित कर सकता है किसको? कॉपर को, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो है वो ज्यादा क्रियाशील होगा और नीचे में कम क्रियाशील। ऊपर में कौन है? जिंक, इसलिए वो ज्यादा क्रियाशील। ज्यादा क्रियाशील क्यों है? कि इसकी जो अपचयन विभव है वो क्या है? कम है, और इसकी जो अपचयन विभव है वो क्या है? ज्यादा। समझ में आया? हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरा रिवाइज। फॉर्मूला 1 पढ़े हो, ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई एनोड, ये हो गया। अनुप्रयोग भी खत्म, विशेषता भी खत्म, इतना बस है। डिटेल में बस इतना याद रख लो। समझ में आ गया? चलो अगला टॉपिक करते हैं, सेल। अगला हेडिंग है सेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, 11th और 12th दोनों में ही है। फिलहाल जितना पढ़ के आए हो, रिवाइज करके आए हो 11th का, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आए हो तो ध्यान समझना। शक्ल देखकर लग रहा है लेकिन कोई पढ़ के नहीं आए हो। सेल, हाँ सही बात है। सेल किसे कहते हैं समझो। देखो, जिस पात्र में विद्युत और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे ही सेल कहते हैं। सेल देखे हो ना, जैसे घड़ी सेल आता है, रिमोट का सेल, कोई भी सेल रहे, तो जिस पात्र में हम रासायनिक और क्या है, क्या हुआ? ठीक है, चलो समझ में आया? देखो, मान लो ये कोई सेल है, अब जैसे इसको घड़ी में या रिमोट में लगाए तो क्रिया करना चालू होगा, मतलब काम करेगा। कैसे काम करेगा? इसके अंदर कुछ क्रियाएं चलेगी तभी वो काम करेगा। समझ में आया? तो जिस पात्र में रासायनिक और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? सेल। अब रासायनिक में भी परिवर्तन होगा, रसायन से विद्युत में बदलेगा, विद्युत से रसायन में बदलेगा, वो सेल पर डिपेंड करेगा कि कौन सा सेल है। ठीक, फिलहाल इतना बस याद रखो, जिस पात्र में
रासायनिक और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्लियर? सेल की परिभाषा, सेल दो प्रकार से होगा, एक विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। तुम लोग जानते नहीं हो, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। लिख लोगे ना थ्योरी? जिस पात्र में रासायनिक और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल। सेल कितने प्रकार का? दो। पहला विद्युत रासायनिक सेल, श्रेणी मत समझना। दूसरा विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी। एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे फिर अंतर कर लेंगे। पहले विद्युत रासायनिक सेल। देखो विद्युत रासायनिक सेल को कितने प्रकार से जानते हैं? विद्युत रासायनिक सेल करके आता है, डेनियल सेल करके भी आएगा, सरल वोल्टी सेल आता है, या तो गैल्वेनी सेल करके आएगा। इसका क्वेश्चन एक ही टाइप से नहीं पूछेंगे। विद्युत रासायनिक सेल का क्रियाविधि सचित्र समझाइए आएगा, या तो डेनियल सेल की क्रियाविधि सचित्र वर्णन कीजिए आएगा। ठीक, तो दोनों एक ही है। अगर विद्युत अपघटनी सेल आ रहा है तो उसका नाम एक ही है, विद्युत अपघटनी सेल। बाकी कोई भी सेल आया वो विद्युत रासायनिक सेल में आएगा। एग्जाम्पल ही है गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल, ठीक, या डेनियल सेल। इसी को अपने को डिटेल में जानना है। विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वो कौन सा सेल? वोल्टी सेल, या तो डेनियल सेल। जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदले? रासायनिक ऊर्जा। वो कौन सा सेल? अपघटनी सेल। दोनों सेल समझ में आया? विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक से विद्युत में बदलेगा, सरल। और क्या बचा? विद्युत अपघटनी सेल विद्युत से रसायन में बदलेगा। क्लियर हुआ? अब इसकी कार्य विधि लिखते हैं सीधा। कार्य विधि पहले का है ना, विद्युत रासायनिक सेल का। डायग्राम से समझना, डायग्राम बनाओगे उसके बाद ही वर्णन करोगे। अरे मार्कर कहाँ है? देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी विद्युत रासायनिक सेल समझ में आया ना? विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदले? विद्युत ऊर्जा। ठीक, ये उसका कार्यविधि देखो समझते हैं होता क्या है। दो पात्र रहेगा, इसमें दो पात्र होगा, पहला और ये दूसरा। ए और बी जैसे नाम देने दे सकते हैं। इसमें दो पात्र होगा, पहले पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की क्षण और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की क्षण डुबा कर रखेंगे। समझ में आया? दो पात्र रहेगा, एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की क्षण, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की क्षण डुबाकर रखते हैं। समझ में आया? उसके बाद और दोनों ही विलयन को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। दोनों ही विलयन को किससे जोड़ा जाता है? लवण सेतु। अब लवण सेतु जरूरी है ना, जिसमें KNO3 ली है तो KNO3 ही रहे। अपने हिसाब से जो भी लवण सेतु ले सकते हैं वो ले सकते हैं। समझ में आया? हाँ, जो ये गर्मी तुम लोगों का कॉपी पुस्तक वही है, देखो इसीलिए बेइज्जती कर रहा हूँ, तो नहीं करता। चलो समझ में आया? दो पात्र है, पहले पात्र में जिंक सल्फेट विलयन, दूसरे में कॉपर सल्फेट विलयन। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की क्षण, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की क्षण डुबा कर रखेंगे। अब दोनों ही विलयन को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। दोनों विलयन को किससे जोड़ देते हैं? लवण सेतु। KNO3 से बने लवण सेतु, या तो ये किसी से भी बना रहेगा, जरूरी है KNO3 बस आ जाए, KCl भी आ सकता है। समझ में आया? उसके बाद जिंक की क्षण और कॉपर की क्षण, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, इसी को इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं ना। जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड एक तार से जोड़ते हुए गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। एक तार से जोड़ते हुए गैल्वेनोमीटर से जोड़ते, ताकि परिपथ कंप्लीट हो पाए। मान लो इसको जोड़े ही नहीं तो अब कहां से परिपथ कंप्लीट होगा? करंट पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो एक तार से जोड़ते हुए हमने किससे जोड़ दिया? सीधा गैल्वेनोमीटर से। समझ में आया? क्लियर हुआ? जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड की क्षण को
हमने एक तार से जोड़ते हुए किससे जोड़ा है, गैल्वेनोमीटर से। क्लियर। अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे गैल्वेनोमीटर से तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ विद्युत अपघटन हो जाएगा। यहां मिलाकर क्या रखे हो, जिंक सल्फेट। क्या मिलाए हैं, जिंक सल्फेट, मतलब जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा है तो जिंक सल्फेट, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा इसका, विद्युत अपघटन, तो ये टूटेगा, जिंक 2+ में टूट जाएगा और SO4 2- में टूट जाएगा। समझ में आया। सेम यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन है क्या, तो ये कैसे टूटेगा, Cu2+ और SO4 2- में। समझ में आया। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो जिंक सल्फेट का विलयन अपने आयनों में क्या होगा, टूट जाएगा। समझ में आया। थ्योरी इसका पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, मैं सिर्फ यहाँ समझा बस रहा हूं कि क्रिया कैसे कैसे होगी। ठीक, देखो ये टूट गया, जिंक सल्फेट का विलयन Zn+2। तो जिंक सल्फेट के विलयन टूटा है तो इसका जिंक इलेक्ट्रोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन है निकलकर कहां चले जाएगा, इस विलयन में चले जाएगा। समझ में आया। जिंक इलेक्ट्रोड में क्या निकला, जिंक 2+ में टूटा है। जिंक कैसे टूटा है, जिंक 2+ में। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड में से निकलकर कहां चले गया, विलयन में चला गया। समझ में आया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस विलयन में से होते हुए कहां चले जाएंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में आ जाएंगे। देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में आ गया। समझ में आया। कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कॉपर सल्फेट के विलयन में पहले से कौन है, कॉपर 2+। समझ में आया। कॉपर सल्फेट के विलयन में पहले से कौन है, कॉपर 2+। और जिंक सल्फेट के विलयन से कौन आ रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक सल्फेट के विलयन से क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ले लेगा। अब देखो ये +2 और ये -2 हो गया ना बैलेंस, तो क्या बना देगा ये आप, कॉपर, और इस पर 0। समझ में आया। क्लियर हुआ थ्योरी इसका। देखो क्रिया कैसे कैसे हुआ, जिंक सल्फेट का विलयन था, टूटा कैसे, जिंक 2+ में और SO4 2-। इसको तो देखना ही नहीं, दोनों में है ना। जिंक 2+ है तो जिंक इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला गया, जिंक सल्फेट के विलयन में। अब जिंक सल्फेट के विलयन में जो 2 इलेक्ट्रॉन आया है कहां से, जिंक इलेक्ट्रोड से, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस लवण सेतु से गुजरते हुए कहां पर आ गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में। और कॉपर सल्फेट के विलयन में पहले से कौन है, कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ उसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, क्या किया है, ग्रहण किया। तो ग्रहण करने के बाद क्या बना देगा, कॉपर बना। समझ में आया कि नहीं आया। देखो कैसे कैसे हुआ है रिएक्शन। जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, तो क्या बनाया, जिंक 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। समझ में आया। जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, और कॉपर ने क्या किया, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ग्रहण किया तो अब क्या बनाएगा, कॉपर, और यहां पर 0 है। समझ में आया। अरे यहाँ 1 मिनट, यहाँ कुछ नहीं रहेगा ना। जिंक क्या बनाया, जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग किया, और कॉपर ने उसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। समझ में आया। अब मुझे बताओ यहां ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, क्या बनेगा, होगा। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, या तो ऐसे देख सकते हो, कल मैं रेडॉक्स में बताया था ना, ये 0 और ये +2, 0 से +2 हुआ है मतलब ऑक्सीकरण, और ये 2 से 0 हुआ मतलब अपचयन। क्या होना चाहिए, अपचयन। समझ में आया। अब बताओ, अब भी विद्युत रासायनिक श्रेणी को मैं रिवाइज करवाया था। ऊपर वाला एनोड, नीचे कैथोड होता है ना, तो जिंक ऊपर में आता है कि नीचे में, ऊपर में, तो ये क्या बनना चाहिए, एनोड बनना चाहिए, होगा, साथ में नेगेटिव, और ये क्या बनेगा अपना, कैथोड। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, एनोड और कैथोड। हो गया, अधूरा छोड़ दूं टॉपिक को, बाकी बना लोगे क्या। सुनो
अब क्या आएगा, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। हमारे पास कौन था, जिंक। राइट साइड में लिखो, लेफ्ट का लेफ्ट लिखो। इधर क्या है, जिंक और कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। इधर कौन है, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, है ना। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएगा क्या, तो अभी बैलेंस है। तो क्या क्या है, इसको हटा देता हूं ना, ये तो कट ही गया है। अरे नहीं लिखोगे चलेगा, लिखोगे तब भी चलेगा, सिर्फ समझाने के लिए किया हूं उसको, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से वो कट जाएगा। इधर राइट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कट जाएगा ना। अब बताओ, ये जिंक 0 है, 0 से क्या हुआ है, +2। ऑक्सीडेशन नंबर घटा है कि बढ़ा है, बढ़ा है। तो रिडक्शन की ऑक्सीडेशन 2+ से क्या हुआ, 0। तो रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर पहले घटा, तो इसलिए क्या बनना चाहिए, ये रिडक्शन। समझ में आया, क्लियर। यहां मैं इसका ब्रिज अभिक्रिया दर्शा देता हूं। ब्रिज अभिक्रिया देखो, हमारे पास कौन था, जिंक। जिंक से क्या बनाया, जिंक 2+। उसके बाद ब्रिज आया बीच में, कॉपर 2+ से क्या बना, कॉपर। लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। समझ में आया, 10 मिनट पूरा थ्योरी समझ में आया। देखो एक बार शुरुआत से लेकर रिवाइज करवा रहा हूं ना। सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा, वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसमें 2 पात्र होगा, पहले पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की क्षण, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की क्षण डूबी रहती है। और दोनों विलयन को किससे जोड़ देते हैं, लवण सेतु। दोनों विलयन को किससे जोड़ देते हैं, लवण सेतु। और दोनों मतलब जिंक इलेक्ट्रोड और, वो पीटोगे सच बता रहा हूं, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड एक तार से जोड़ते हुए किससे जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिंक सल्फेट अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, विद्युत अपघटन होता है। तो अब जिंक इलेक्ट्रोड का 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर जिंक सल्फेट के विलयन में चले जाता है। जिंक इलेक्ट्रोड का 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर जिंक सल्फेट के विलयन में चले जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लवण सेतु से होते हुए कॉपर सल्फेट के विलयन में चले जाता है। और कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और क्या बना देता है, कॉपर। समझ में आया, इसका थ्योरी बस इसी प्रकार से रहेगा और कुछ मत लिखना। एक बार बोल देता हूं, मिला लेना ना, वहां तक क्लियर है। अपन क्या करते हैं, एक तार से जोड़ते हुए किससे जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर से, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कहां होगा, कॉपर की ओर। जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होने, जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु 2+ आयन बनाकर विलयन में चले जाता है। समझ में आया, यहां उपस्थित इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर कॉपर से क्रिया करके क्या बना देता है, कॉपर। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है ना, इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर इस तरह से चिपकते हुए चले जाता है और एक परत बन जाती है। ठीक, उसके बाद सेल अभिक्रिया देखो, सीधा जिंक है, जिंक क्या बनाया, 2+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया ना, त्याग किया बाहर में लगा है, तो त्याग किया इसलिए ऑक्सीकरण। अब चयन, कॉपर ने क्या किया, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। देख लो ग्रहण किया है, तो इसलिए क्या है, अपचयन। और अपचयन वाला कैथोड होगा और ऑक्सीकरण वाला एनोड होगा। सेल अभिक्रिया हमने दर्शा दिया, जिंक से जिंक 2+ बना, कॉपर 2+ से कॉपर बना। समझ में आया, ये ब्रिज अभिक्रिया, जिंक से जिंक 2+, कॉपर 2+ से कॉपर, लेफ्ट वाला माइनस, राइट वाला प्लस। अब देखो इसको पूरा याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान में रखना। LOAN, लोन, लोन, गोल्ड लोन नहीं, होम लोन है, होम लोन भी नहीं है, सेल लोन है। देखो L से लेफ्ट, L से लेफ्ट होगा, O से ऑक्सीडेशन, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से निगेटिव। पूरा ट्रिक है। देखो जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण। लेफ्ट में कौन सा क्षण लिए हो, जिंक, तो जिंक पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण। समझ में आया, और वो किसका काम करेगा, एनोड का। देख लो एनोड आया,
और रहेगा कैसे, निगेटिव। देख लो निगेटिव लगाए, समझ में आ गया ट्रिक, इसको याद कर लेना, पूरा दिमाग में घुस जाएगा। एक ही चीज बस यहां से पकड़ना पड़ेगा, लेफ्ट में जिंक की छड़ लेना है। क्लियर हुआ? और वो तो पता है ना, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड भी वो निगेटिव होता है। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? ठीक, ना नोट करो, अब काट करो नोट। शांत रहो। ये देखो एल से लेफ्ट, ये थोड़ा सा निकल गया था, उसको जूम आउट करके मैं कर दिया ना, यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। समझ में आ गया? अब इसका एक ही चीज बचा, ईएमएफ ज्ञात करना। 1 मिनट लगेगा। देखो देखो ईएमएफ की गणना करना। ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल अभी कल ही मैं बताया था ना, इसका विद्युत वाहक बल कितना आता है, 1.10 वोल्ट। कैसे आता है, फॉर्मूला पढ़ाया था, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बताओ यहां पर कैथोड का काम कौन किया, कॉपर की जिंक, कॉपर। और एनोड का काम किसने किया, जिंक होगा। अब ई नॉट कॉपर का मान प्लस 0.34, माइनस जिंक का मान माइनस 0.76। ये होता है, माइनस और माइनस क्या बना देगा, तो 0.34 प्लस 0.76। सॉल्व करोगे 3400 7600 बन जाएगा, मतलब 1.10 वोल्ट। ये आ गया हमारा ईएमएफ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? पेपर में आएगा तो उसमें साफ साफ देंगे कि कहां तक बनाना है। ठीक, अब घर के लिए मैं काम दे रहा हूं, करोगे। लवण सेतु, इसका थ्योरी मैं सेंड कर दूंगा, उसको खुद से पढ़ोगे। लवण सेतु, साथ में उसका कार्य, एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं, ये बता दिया हूं खैर पहले से। ठीक, लवण सेतु आप खुद से पढ़ोगे। हो गया, बस इतना ही।